नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960608971523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस जे का जो एग्जामिनेशन है आपका शेड्यूल्ड है 12 तारीख को। एडमिट कार्ड्स आपके इशू हो चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम कम है, रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस रखें आप। और उस क्रम में ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च जो कि एक पद यात्रा थी की गई थी। तो आपको पता है ये जो सॉल्ट एक्ट बनाया गया था, है ना, सॉल्ट टैक्स कह लीजिए, तो उसको इम्पोज करने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो द्वारा किया गया था, है ना, तो उसके अगेंस्ट में दांडी मार्च जो है आयोजित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। जो उनका आश्रम था वहाँ से लेकर के जो है जाते हैं वो जो है और सॉल्ट का निर्माण करते हैं ये लोग 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, तो उसी क्रम में ये पूरा इवेंट है। इसमें हम अगर इन डेज को काउंट करेंगे तो कुल 24 दिनों तक जो है यात्रा ये चली थी। तो यहाँ पे हम जो है सी विकल्प को चुनेंगे। ठीक, आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी, है ना, जो यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं तो ये लिच्छवियों के द्वारा दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम को आप जानते हैं कि जो है ही इज द फाउंडिंग कह लीजिए फादर ऑफ गुप्ता एरा। तो इसके बाद इन्होंने जो है इनसे विवाह किया था कुमार देवी से। ठीक है, जो कि कौन थी, लिच्छवी फैमिली की जो है प्रिंसेस थी। तो लिच्छवियों के द्वारा ही इनको जो है पाटलिपुत्र यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, जो आगे आप देखते हैं आपकी कई सारे जितनी भी डायनेस्टीज होती हैं, मौर्य, शुंगास, गुप्ता, अदर किंगडम जो और भी हैं, इन सबकी कैपिटल रही काफी लंबे समय तक। ठीक है, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र को चुनेंगे। इसमें देखिए जो कॉलेजेस लिखे हुए हैं किसकी स्थापना सबसे पहले हुई है इन सभी में से। तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है ये 1817 में सबसे पहले फाउंड होता है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना 1875 में जो सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ में इन्होंने की थी। यही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। ठीक है, अराउंड 1920। तो एक ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं और उनके द्वारा समाचार जो पत्र न्यूज़पेपर यानी कि प्रारंभ किए गए उनके नाम लिखे हैं। तो उस संबंध में कौन सा पेयर जो है वो गलत है। तो स्टार्टिंग के तो 3 हमारे ठीक हैं। द पायनियर जो लिखा है महात्मा गांधी ये गलत हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो ब्रिटिशर थे एक जॉर्ज एलन, है ना, इलाहाबाद में इसको फाउंड किया था उन्होंने अराउंड 1865। आगे देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने साइडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है कब नियुक्त किया था। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी वहां से देखेंगे अपॉइंटमेंट हुई थी साइडलर कमीशन की। माइकल साइडलर थे इसके अध्यक्ष 1917 में। ठीक है, और वहां पे उस तत्कालीन जो कह लीजिए क्या सुधार हो सकते थे उसके संबंध में रिकमेंडेशन इन्होंने सबमिट किया था 1919 में। आगे देखें, प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस पे बेस्ड था। तो इनका सिद्धांत देखेंगे ब्रह्मो समाज का, तो ये एक्चुअली इसकी फाउंडेशन हुई थी अराउंड 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो है इनका मुख्य रूप से जो एम था ब्रह्मो समाज का वो जो उस समय की हिंदू सोसाइटी में एविल प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही थी, जैसे सती हो गया, पॉलीगैमी हो गया, है ना, कास्ट सिस्टम हो गया, तो इन सब चीज़ों को समाप्त करना। और तो उसी क्रम में देखेंगे तो मोनोथीज्म यानी कि अद्वैतवाद जो है इसको फॉलो किया इन्होंने और आइडल वर्शिप जो था इन सबको भी अपोज किया था। तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें MC शीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 3 जो है स्वतंत्रता सेनानी ही रहे। तो ये किसके प्रख्यात सदस्य थे। तो देखेंगे कई सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग समय पे एस्टैब्लिश किए गए। तो एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1905 में, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, मुख्य रूप से इसका एम था जो यूथ था बेसिकली उनको ट्रेन करना था, जो वेलफेयर वर्क्स थे डिफरेंट रिलीजन के संबंध में, उसके संबंध में। तो उसी के सब जो है मेंबर्स थे। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। इसमें देखें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ट्रैवलर और उनका संबंधित जो देश है जहाँ से उन्होंने मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे यात्रा की।
तो इसमें अब्दुल रज़ाक जो है टर्की लिखा है, गलत हो जाएगा, पर्शियन ट्रैवलर था ये, ठीक है। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें कौन से सूफी संत जो है महबूब ए इलाही कहलाते थे? तो ये काफी फेमस एक टाइटल दिया गया था इनको, निजामुद्दीन औलिया को। आगे देखें, डीएनए की उप इकाई क्या कहलाती है? तो डीएनए आप जानते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में आप देखें, है ना, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो जैसे हम ह्यूमन है हमारा ही, ठीक है। तो अब देखेंगे तो जो ये यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड है ना, बी विकल्प में जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो न्यूक्लियोटाइड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है मतलब यही जो कह लीजिए सब यूनिट है ना, या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, बॉडी में जो डीएनए का कंपोनेंट होता है। तो अब देखेंगे जो भी ये न्यूक्लियोटाइड बॉडी में होते हैं, या मतलब ऐसा समझिए कि जो डीएनए बनाता है ना न्यूक्लियोटाइड, तो हर न्यूक्लियोटाइड के 3 जो है पार्ट्स होते हैं, मतलब कंपोनेंट कह लीजिए, शुगर, ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप का जो है मटेरियल, और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस, है ना। तो ऐसे मिल करके कुल इनकी संरचना होती है डीएनए की। हालांकि इतना डिटेल में अभी जरूरी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में जाने, बी विकल्प जो है इसमें करेक्ट है। इसे देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है ना। तो एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है, किसी मान लीजिए इमरजेंसी की सिचुएशन में फंड्स अगर ज़रूरी हैं तो उसके लिए ये बनाया गया है, जो कि मतलब अगर वैसे देखें व्यावहारिक रूप से तो ये आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, है ना, उनके अंडर में होता है। परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक है कि हाँ किसके अंतर्गत है ये, तो ये प्रेसिडेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है। विकल्प सी को चुनेंगे। इसे देखिए, किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया, ठीक है। जो मतलब अभी आजकल के जो रुपया आप टर्म सुनते हैं तो ये यहीं से स्टार्ट किया गया। लगभग 178 ग्रेन का जो इसका है वेट होता था, और इसको स्टार्ट किया था शेरशाह सूरी ने। विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों इत्यादि को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। तो जो सर्विस कंडीशंस की बात है ना, थ्रू रूल्स, जो हमारे जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो उनके मेंबर्स के संबंध में ये डिसीजन लेने का संबंध जो स्टेट के गवर्नर है ना, उनको है। विकल्प डी को चुनेंगे। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार उनको निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के संबंध में ये अनुच्छेद हमें दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट है ना, रिलीजन वाले हैं, अनुच्छेद 30 में। आगे देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त किया गया? तो देखिए, जब ये आते हैं, जब इनका फॉर्मेशन होता है दिसंबर 1600 में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो तब से आप लेकर के देखेंगे तो लगभग 1813 तक जो है ये मोनोपोली थी, इनको ही यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने का एक तरीके से जो है अधिकार था, और दूसरी कंपनीज को मौका नहीं मिल रहा था। तो उसी को अबॉलिश करने के लिए 1830 में जो चार्टर एक्ट बना, उसके माध्यम से उस चीज़ को अबॉलिश किया गया। हालांकि ये पूरी तरीके नहीं हुआ था। ये चाइना के साथ ट्रेड है ना, और जो टी का ट्रेड था, चाय वाला, ये फिर भी बरकरार था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही। इसको भी फाइनली अडॉप्ट मतलब ये कह लीजिए समाप्त किया गया बाय द एक्ट ऑफ 1833, ठीक। उसके बाद पूरी तरीके से जो है सबके लिए मौके अन्य कंपनी के लिए भी उपलब्ध किए गए। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में आर्यन कल्चर की बात होती है कि जिसे हमसे पहले जो लोग इस क्षेत्र में रहे, है ना, आर्य संस्कृति से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे जो भी लक्षण लिखे हुए हैं वो आर्यों के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले जो भी एक्ट थे, है ना, उनसे मिलते जुलते हैं। तो आर्यन, चूंकि अब उस समय सोसाइटी बहुत ही पहले की बात है ये, है ना, तो इतनी सोसाइटी डेवलप नहीं थी, तो गड्ढे में रहने का अभ्यास उनका होता था, है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। मृतकों का दाह संस्कार भी करते थे ये, और सैक्रिफाइसेस कई तरीके के करते थे, है ना। तो घोड़े की बलि उसमें से एक है। तो यहाँ पे जो 3 लिखे हुए हैं ये तीनों ही संबंधित होंगे। सबसे प्राचीन माने जाने वाले अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए, प्राकृत जैसे लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे, तो अब उसी क्रम में स्क्रिप्ट भी होती है कि स्क्रिप्ट कौन सी थी इसकी लिपि, यानी कि तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जितने भी आप रॉक एडिक्ट देखते हैं, पिलर एडिक्ट, है ना, इन सब में अलग अलग जैसे ये हमारी लिपियां हैं, इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे मोस्टली देखेंगे सबसे ज्यादा तो खरोष्ठी लिपि जो है ना, इसका इस्तेमाल है, और ब्राह्मी का, अरमाइक का भी इस्तेमाल है। लेकिन जैसे इधर के रीजन में अफगानिस्तान में जो इनके इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शंस पाए गए अशोक के, है ना, उनमें देखेंगे तो ग्रीक अरमाइक लिपि जो है उसका यूज किया गया है। ठीक, तो तीनों ही ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी इन सब का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन नदी पर उत्तर वैदिक काल में 10 राजाओं या इसको जो है अन्य नाम से दशर दन्य युद्ध जो है कहा जाता था, इस युद्ध को लड़ा गया था। तो आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका मेंशन किया गया है। 10 राग ये युद्ध है ना, 10 राजाओं का युद्ध। तो ये मुख्य रूप से लड़ा गया था जो ये वर्तमान की आपकी रावी नदी है ना, इसको पहले परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, है ना, इसके तट पे। तो विकल्प ए को चुनेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो जैसे इंडिया का आप ये मैप देखते हैं रफली, देखिए तो यहाँ पे हिमालयन रेंजेस हैं, तो कैलाश रिवर के आसपास ये जो हमारी लेक है ना, तो इसके पास से देखेंगे कैलाश माउंटेन के पास से जो मानसरोवर लेक है, यहाँ के नज़दीक से निकलती है इंडस रिवर, है ना, फिर इधर से जो गंगोत्री से निकलती है गंगा, और ये ब्रह्मपुत्रा निकलती है इधर से। ठीक है, तो इन 3 नदियों तथा इनके सहायक जो और अन्य नदियां हैं, इनके माध्यम से जो यहाँ का आप नॉर्दर्न प्लेन पूरा देखते हैं जो काफ़ी फर्टाइल लैंड माना जाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से किससे बना है, जलोढ़ मृदा से। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो इसी हिमालयन फुट हिल्स में इन नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ का जमा हुआ और एक अच्छा खासा जो फर्टाइल एरिया है पूरे भारत में, वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए फर्टाइल एरिया, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों को ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से इनका निर्माण होता है। तो इसमें से कौन सी हमें मिल रही है इस विकल्प में, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस से अगर आपको, है ना, मतलब अपने आप को दूर रखना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेरोटोनिन। ठीक है, इसको 5-HT कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, तो खैर ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा, ये इतना डिटेल नहीं जानिए। यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। इसको प्रीकर्सर माना जाता है मेलाटोनिन का, इसको भी ध्यान रखना है। और सेरोटोनिन को देखेंगे तो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके खुश रहने में, है ना, बाकी आपके जो ये देखेंगे स्लीप साइकिल को, है ना, रेगुलेट करने में, और इंटरनल क्लॉक जो बॉडी का उसको मेंटेन करता है ना, एपेटाइट से संबंधित है। तो ये सब इसके कुछ फंक्शंस हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी परत सभी जैविक क्रियाओं यानी कि गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो एनवायरनमेंट की जो हमारी लेयर्स हम पढ़ते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो मैक्सिमम ऑफ एक्टिविटीज जो देखते हैं बायोलॉजिकल वो इसी हमारे जो ये पूरा रीजन है इसमें ही होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। तो विकल्प ए को चुनेंगे। ठीक है, सबसे पहली परत हमारी जो एनवायरनमेंट की एटमॉस्फेयर की है। इसमें देखिए कौन सा मठ जिसको मोनेस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं, है ना, मुख्य रूप से बुद्धिस्ट जो हमारा रिलीजन है उससे संबंधित होते हैं। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है या है वाला बहुत ध्यान से देखा करिए प्लीज, कई बार क्वेश्चन आपके गलत होते हैं इससे। तो यहाँ पे देखिए ताबो जो है ये आपका उसमें है, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, है ना, तो ये ऑड हो जाएगा। बाकी की 3 जो है सिक्किम में स्थित है। इसमें देखें कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो देखेंगे वैदिक पीरियड में जो हिस्टोरिकल आपको एविडेंसेस मिलते हैं, है ना, टेक्स्ट मिलता है, उसमें बताया गया है कि हॉर्स सेक्रीफाइस दिया जाता था। ठीक है, जिसको अश्वमेध के नाम से जानते थे, यानी घोड़ा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अपना जो भी किंग होते थे अपनी सॉवरेंटी को, है ना, एक तरीके से कह लीजिए प्रूव करने के लिए इसको छोड़ते थे। तो इसमें होता था घोड़ा छोड़ाता था, फिर जो पकड़ता था उसको उसके साथ कुछ युद्ध वगैरह होता था। तो कुछ इस प्रकार से यज्ञ के रूप में, है ना, अश्वमेध किया जाता था। इसमें देखें कौन सा भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कुछ ऐसे एरियाज को विश्व में अलग अलग ऐसे एरियाज को डिक्लेयर किया गया है जहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी वहाँ पे हमें स्पेशीज की मिल रही है वो एंडेमिक होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना। तो ऐसे देखेंगे भारत में कुल 4 क्षेत्रों को डिक्लेयर किया गया है जो कि हिमालय का रेंज है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का एरिया है, सुंडालैंड। ठीक है, एक और है, वो कौन सा है वो हमको जरा आप कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसमें से तीनों को जो है हम चुनेंगे। अगला है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो नैरोबी जो है ये केन्या, है ना, यहाँ स्थित है। अब देखें UNEP अभी हमने ऊपर देखा, तो इनके द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक को आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो MS स्वामीनाथन को ये संज्ञा दी गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है प्रणेता के रूप में आप इनको भी जानते हैं। ठीक है, जो गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में 1965 के बाद भारत में जो चीज़ें स्टार्ट की गई। ठीक है, तो उसी के बाद यहाँ पे आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी इनको इन कई सारे योगदानों के लिए ये सम्मान दिया गया है।
इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। जो कुछ डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं किस डेट को, तो गलत है इसमें विश्व विरासत दिवस है ना, 19 अप्रैल लिखा है। वर्ल्ड हेरिटेज जो भी हमारे हैं ना, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो भी हमारी धरोहरें हैं, तो उसके संबंध में जो ये डे बनाते हैं 18 अप्रैल को होता है, ठीक है। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखिए राष्ट्रीय कुछ उद्यान लिखे हैं और उसके संबंध में हमको गलत युग्म देखना है। तो कुद्रेमुख जो है ये तेलंगाना में नहीं होगा, ये कर्नाटका में है, ठीक है। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। आप जरा हमको ये कमेंट करके बताइए कि नेशनल पार्क्स की कुल संख्या इस समय भारत में कितनी है। फिर से देखिए नेशनल पार्क्स हैं तो उस संबंध में कौन सा पेयर गलत है, तो इसमें गलत हो जाएगा पापीकोंडा। ये आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नहीं माफ कीजिएगा, अरुणाचल नहीं, ये तो गलत ही है, आंध्र प्रदेश होगा। आगे देखें रोबोट जो होता है, ठीक है, एक ऐसी मशीन जो मानव जैसे कार्यों को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, उसको आप रोबोट के रूप में जानते हैं। तो रोबोट के मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, चूंकि अब ये होता क्या है, ये किसी न किसी मेटल और इन सब चीज़ों को यूज़ करके तो उसको मानव की आकृति दी गई है, ठीक है। तो वो अब जैसे पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए उसको मानव के हाथ का शेप दिया गया, ठीक है, तो हाथ उसका जो मूव करेगा है ना, तो वही है कि जो मूवेबल जॉइंट्स ऐसे रोबोट में जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, तो रोबोटिक्स के टर्म में उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें सी को चुनेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड शक्ति संयंत्र किसने लगाया है, ठीक है। तो एक हाइब्रिड पावर प्लांट है लगभग 390 मेगावाट का, इसको लगाया गया था जैसलमेर में, है ना। ये अडानी हाइब्रिड एनर्जी कंपनी जो है इनके द्वारा, जिसमें पावर के सोर्सेज के रूप में विंड और सोलर पावर जो है दोनों को प्रोड्यूस करने की जो है यहाँ पे फैसिलिटीज स्टैब्लिश की गई थी। तो उसी क्रम में था ये। इसमें देखिए भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो पहले हमने शायद बात की थी, इसरो जो है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में, ठीक है। तो इसी के एडमिनिस्ट्रेटिव कह लीजिए कंट्रोल के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है यहाँ पे कहा जा रहा है ना। इसको बनाया गया था 1972 जून में, और सितंबर 1972 में इसरो को इसके जो है अंतर्गत लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है 4 हुई थी, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है वही कि किसमें जो है हीनयान और महायान में जो डिवीजन हुआ था तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो यहाँ पे पहले से टिक लगा हुआ है ना, कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प जो बी है वो सही है। 72 AD में कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। और जो हीनयान और महायान जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, जो ये मुख्य रूप से 2 भागों में इनका विभाजन हुआ, तो इनका जो बेसिक सा डिफरेंस ये था कि जो हीनयान फॉलो करने वाले लोग थे वो उन्होंने जो है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी मूल रूप से उनको फॉलो किया, ठीक है। और जो मूर्ति पूजा वगैरह थी उसमें उन्होंने बिलीव नहीं किया। वहीं उसके विपरीत महायान की बात करेंगे तो उन्होंने जो है आइडल वर्शिप वगैरह जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इनमें डिफरेंशिएशन था। बी विकल्प हमारा करेक्ट था इसमें। इसमें देखिए थोड़ा स्टेटमेंट में करेक्शन करेंगे हम। एक्चुअली बात यह है कि 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, वॉल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयस्ट, ठीक है। तो इनकी हत्या की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। यहाँ पे देखिए बी विकल्प जो है, ठीक है। तो इनको फांसी दी गई थी। तो इवेंट ये था कि ये प्लेग कमिश्नर थे पूना में जो है, तो इनकी हत्या की गई थी, जो ये ना अपना क्या चार्ल्स रैंड, ठीक है। तो इनकी हत्या की गई थी और ये लेफ्टिनेंट था ये आयस्ट, ठीक है। तो दामोदर और बालकृष्णा नाम था चापेकर बंधु को, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जो कि एक बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे कह लीजिए एक तरीके से। तो 1897 में हत्या की गई थी, है ना, और इन अधिकारियों की, और सजा हुई थी 1899 में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चाहे तो इस इवेंट को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। आगे है पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जिसका शुभारंभ किया गया है, तो किस राज्य को नहीं जोड़ती है। तो ये इवेंट वाला देखेंगे, इसको स्टार्ट किया गया था जनवरी 2022 में, ठीक है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव उनके द्वारा। तो इसमें कनेक्ट किए जा रहे हैं जो स्टेट इस जन शताब्दी ट्रेन के माध्यम से, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, ठीक है। इसमें मिजोरम नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखें 20वें एशियाई खेल जो कि 2026 में होंगे किस देश में प्रस्तावित है। तो एशियन गेम्स जो है ये 2026 में होगा नगोया जापान में। विकल्प ए को चुनेंगे।
इसमें देखें देविका नदी परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो देविका नदी जो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, वहाँ से ही संबंधित है। तो एक ये प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन वहीं पे है, ठीक है, जिसमें बाथिंग घाट्स, क्रिमेशन ग्राउंड है ना, तमाम तरीके की, और जो ये कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट है, ये सब किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये जो है आगे देखेंगे तो यहाँ से निकलती है और आगे जाकर के रावी नदी जो है ना, उसमें मिलती है पाकिस्तान में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में आप देखते हैं कि नंबर ऑफ जो फोर्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और ऐसी डायनेस्टीज चूँकि वहाँ पे शासकों ने रूल किया है। तो उसी क्रम में जो देखेंगे ये यहाँ राजस्थान में नहीं है, ये चुनार का किला है। चुनार का किला देखेंगे मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है ना, उस जिले से संबंधित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था, ठीक है। तो जो भी आप जैसे एलिमेंट्स देखते हैं ज्यादातर उसमें क्या है, सब प्राकृतिक रूप से खोजे गए, परंतु पहली बार 1937 के टाइम पीरियड में टेक्नीशियम जो है ना, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया। इसका एटॉमिक नंबर 43 है, ठीक है। इसको TC से जो है प्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके हम कुछ कह लीजिए यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसको मुख्य रूप से एक रेडियो आइसोटोप के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल टेस्ट्स, ठीक। इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। भारत में जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है ये कब बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है ये डिपार्टमेंट, और दिस वाज क्रिएटेड ऑन 3 अगस्त 1954, है ना। तो यहाँ पे इनमें किसी में है नहीं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 अगस्त 1954। आगे देखें तुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो रॉकेट लॉन्चिंग साइट है तुम्बा, काफ़ी पॉपुलर है, अक्सर आप देखते हैं यहाँ से जो है इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है। तो ये जो है आपका नवंबर 1963 में जो है इसको डेवलप किया गया था, और ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। इसमें देखिए यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन की बात हो रही है, ठीक है, ये पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पॉलिटी में आपने कट मोशन के बारे में पढ़ा होगा। कट मोशन क्या होता है कि एक ये पावर ग्रांट की गई है मेंबर ऑफ जो लोकसभा होते हैं उनको, कि वो जो है अपोज कर सकते हैं कोई भी ऐसी डिमांड को जो फाइनेंस बिल में प्रपोज की गई है जो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट का फॉर्म मतलब रूप होती है उसके द्वारा। तो जैसे अभी हाल ही में बजट आया है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें डिसअप्रूव होती हैं इसमें, है ना, कट मोशन वगैरह लाए जाते हैं, जैसे पॉलिसी कट है ना, टोकन कट, इकोनॉमिक कट, ये सब जो होते हैं इसको डिटेल में प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। अगर ये अप्रूव हो जाते हैं कट मोशन, है ना, उस जो डिमांड है उसके अगेंस्ट में, तो ये इक्विवेलेंट होता है ये इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में अगर जो सही नंबर्स हैं उसको इक्वल करने के अगर वो सरकार नहीं ला पाती है तो सरकार यानी मंत्री परिषद जो है उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, विकल्प A को चुनेंगे हम। अब देखें लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है। इसमें कितने सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन आप ये जानते रहिए, 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के, ठीक। भारत के प्रथम CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट क्रिएट की गई 2020 से, ये पहले CDS बने थे बिपिन रावत, ठीक है। तो इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। तो इन्हीं को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 2022 का जो ये मिला था ना इनको ये पद्म विभूषण, ठीक है, 4 लोगों को मिला था, 4 में से एक ये भी थे। इसमें देखिए किस भारतीय कंपनी ने कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप जो है हासिल की थी। तो हालांकि अब ये वर्ल्ड कप हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है स्पॉन्सर के रूप में चुने गए थे बाइजूस, है ना, जो एजुकेशन कंपनी है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मनाते हैं प्रतिवर्ष 22 मार्च को। विकल्प A को चुनेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि 1993 से जो है प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है, वाटर के कंजर्वेशन, है ना, और उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ठीक। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज देख लीजिए, जो संबंधित फैक्ट हैं उसको कवर करिए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।